हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। यानी कि हम यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर 8 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं यहाँ पे। उससे पहले गाइस, मैंने प्रीवियस सेशन में एक सवाल आप लोगों से पूछा है। उस सवाल का सबसे पहले मैं जवाब यहाँ पर आपको बता देती हूँ, देन हम आगे पार्ट 2 में प्रोसीड करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था, कैन एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बी गिवन टू अ माइनर, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस थे। यस विद द कंसेंट ऑफ अ गार्जियन और पेरेंट, नो एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इज नॉट अलाउड फॉर द माइनर्स, यस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, यस विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? बहुत ही बेसिक सा सवाल था और काफी सारे लोगों ने इस सवाल का जवाब करेक्ट दिया है। नो एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इज नॉट अलाउड फॉर द माइनर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज किसको हम प्रोवाइड करते हैं? तो गाइज याद रखें, करंट अकाउंट कस्टमर्स को हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या सेविंग अकाउंट में कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सीन यहाँ पर नहीं होता। तो सीधा सा यहाँ पर सवाल था और इसका जवाब आपको पता चल गया है। गाइस एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे जिस तरीके से थ्रू आउट द सेशंस आपने पार्टिसिपेट किया है। आगे चलते हैं। आगे हम टाइम डिपॉजिट के बारे में देखेंगे। हमने कल डिमांड डिपॉजिट देखा था। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट आपके कौन से होते हैं? एफडी और आरडी होते हैं। ठीक है, इसको हम टर्म डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स बोथ आर सेम। अब इसमें क्या होता है, आप एक चीज ध्यान देंगे कि टर्म डिपॉजिट में जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती है तब तक आप इसमें से अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। एंड दैट्स वाई इसको हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं कि आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पीरियड होता है, तब जब तक आपका वो पीरियड मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक आप अमाउंट को विड्रॉ नहीं करा सकते। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जो हमारा रेगुलर इनकम होता है कस्टमर्स का या पीपल का, उनको सेव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्या डिफरेंस है एफडी और आरडी के बीच में? तो आप एफडी में देखेंगे कि लमसम अमाउंट, यानी कि जितना भी पूरा अमाउंट आप एक बार में ही जमा करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। आरडी में क्या होता है? आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे छोटे छोटे अमाउंट्स यहाँ पर डिपॉजिट्स कराते हैं। तो इसलिए ये काफी ज्यादा जो हमारे सैलरीड कस्टमर्स होते हैं, जो रेगुलर इनकम वाले हमारे कस्टमर्स होते हैं, पीपल होते हैं, उनके लिए आरडी काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अब इन दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा कि हायर इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या ये टाइम डिपॉजिट नेगोशिएबल होता है, यानी कि क्या हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? तो नहीं, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नेगोशिएबल नहीं होता है। इसके अलावा लिक्विडिटी की बात की गई है, यानी कि आप सेविंग अकाउंट्स में देखेंगे कि जब चाहे आप विड्रॉ करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं। विड्रॉवल खासकर आप देखेंगे एनी टाइम करा सकते हैं सेविंग अकाउंट के केस में। एफडी में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपको पता है सेविंग अकाउंट में लो इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और कंपेयर टू सेविंग अकाउंट आपको हायर इंटरेस्ट रेट एफडी में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अमाउंट को डिपॉजिट कराते हैं एफडी में, उतना ही ज्यादा आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो काफी ज्यादा आप देखेंगे फायदा होता है अगर आप एफडी में अमाउंट्स को डिपॉजिट कराते हैं। तो ये कुछ एफडी से रिलेटेड था। आगे हम यहाँ पर पीरियोडिसिटी की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम पीरियड की बात की गई है, तो कितना होता है? तो 7 डेज आपका मिनिमम पीरियड होता है डिपॉजिट कराने का। और मैक्सिमम पीरियड की बात करूं तो 120 मंथ, यानी कि 10 साल का आपका मिनिमम मैक्सिमम पीरियड होता है इन केस ऑफ एफडी। और ये जब भी आप डिपॉजिट्स कराते हैं ये ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3 में होता है, यानी 12 मंथ हो गया, फिर 15 मंथ, 18 मंथ, 21 मंथ। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर डिपॉजिट्स एक्सीड करते रहते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पर
टर्म डिपॉजिट्स के अकाउंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या माइनर टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर जवाब लिखना यस, माइनर भी ओपन कर सकते हैं ईदर इन देयर सोल नेम और ऑपरेटेड बाय अ गार्डियन। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सेम होते हैं फॉर दोज ऑफ द रेगुलर टर्म डिपॉजिट। तो जैसे आपका टर्म डिपॉजिट का होता है सेम आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। नाउ यहाँ पर प्री मेच्योर पेमेंट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक मेच्योरिटी नहीं होगी तब तक आप एफडी से अमाउंट को नहीं निकाल सकते, बट क्या सच में ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो वैसे तो कहा जाता है कि प्री मेच्योरिटी से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में बात करें, प्रैक्टिस की बात करूं तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको पेनल्टी लगती है। यानी कि आप देखेंगे यहां पर किस तरीके से आपको पेनल्टी लगती है। यहां पर चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5% जब आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया होगा, मान लीजिए 50,000 आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया था 10 साल के लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, 5 साल के अंदर ही, मतलब कि मैच्योरिटी से पहले ही आपने इस अमाउंट को निकाला, तो यहाँ पर 5% आपको 10 साल के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा था। जब आपने प्री मेच्योरली निकाल लिया, यानी मेच्योर होने से पहले निकाल लिया, तो अब 5% पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, 1% इसमें पेनल्टी चार्ज करेंगे, यानी 5 - 1 करेंगे, और यहाँ पर आपको 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पर पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्री मेच्योरिटी के चार्जेस लगते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर मोड ऑफ रीपेमेंट की बात करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो रीपेमेंट होता है, अगर आपका अमाउंट 20,000 से ज्यादा है या 20,000 है, तो आप कैसे रीपे करोगे? तो वाया अकाउंट पे चेक, बैंकर्स ड्राफ्ट, और आप डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हैं डिपॉजिटर के अकाउंट में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा डिडक्शंस की बात करें, अगर टैक्स डिडक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर एज पर द सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीडीएस एप्लीकेबल होता है अगर आपका इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है 50,000 से फॉर सीनियर सिटीजन, और यहां पर अदर्स के लिए कितना है, 40,000 है इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हम एफडी डिपॉजिट कराते हैं, क्या उसके इंटरेस्ट पे हमको कोई टैक्स, टीडीएस वगैरह लगता है? तो बिल्कुल यहाँ पे टैक्स अप्लाई होता है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे यहाँ पर टैक्सेस पे करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में आपको बता रखा है। नाउ टीडीएस रेट कैसे कटता है? तो अगर आपके पास पैन है तो 10% कटेगा, विदाउट पैन है तो 20% आपका टीडीएस यहाँ पर कटता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार इसको अच्छे से आप लोग गो थ्रू करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग चैट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। तो फॉर विच एज ग्रुप इज द टीडीएस थ्रेशोल्ड ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम द टाइम डिपॉजिट्स सेट एट ₹50,000 under section 194A of the Income Tax Act 1961? तो below 60 years, 60 years और older, 65 years और older and 50 years। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सीनियर सिटीजन की बात की गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 years और ओल्डर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लिख भी देती हूँ कि फॉर सीनियर सिटीजन कहां तक होंगे, तो 60 years और 60 years से अगर ओल्डर हैं, ठीक है, तो वो आपके सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। और बिलो आपका 60 इयर्स जो होता है, बिलो 60 इयर्स वहां पे कितने कटते हैं? 40,000। तो याद रखेंगे, ठीक है। ये इसके लिए है और ये इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क। गाइस कमेंट सेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मेरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डेज ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 15 ईयर्स, मिनिमम 90 डेज एंड मैक्सिमम नो लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग चैट सेक्शंस में बताएं। एंड आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी कोर्स रिगार्डिंग क्वेरी होती है तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहें।